नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे क्या सच में सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ बयान देकर बुरी तरह से फंस गए हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तो किसी के भी खिलाफ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो इतना पावरफुल है। लेकिन सवाल ये है कि केवल निशिकांत दुबे, बाकी लोगों ने इस देश में कभी सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं किया, कभी अवमानना नहीं की। और ये अलग अलग तरह के मानदंड जब सुप्रीम कोर्ट दिखाता है, प्रशांत भूषण पर तो ₹1 का जुर्माना लगाता है कंटेम्प्ट करने पर, अवमानना करने पर, और बाकी लोगों को जो है वो अंदर भी कर देता है, दूसरी भी सजाएं दी जाती हैं। देखिए, सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं, उनके जवाब देने पड़ेंगे। उनके जो ज्वलंत प्रश्न हैं उनसे आप बहुत लंबे समय तक भाग नहीं सकते हैं, बचकर के नहीं भाग सकते हैं। यह सोशल मीडिया का जमाना है। केवल निशिकांत दुबे जो है बयान दे रहे हैं क्या, या केवल वही सवाल उठा रहे हैं क्या? आप जरा सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए, आप कहीं मत जाइए। जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हम लोग वीडियो बनाते हैं उसके कमेंट बॉक्स में ही पढ़ लीजिए, लोगों का जो गुस्सा सामने आ रहा है निकल करके, और वो किस किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं वो लोग। ये क्यों हो रहा है? बजाय इसके कि गैंगअप होकर के और निशिकांत दुबे के जरिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जाए और उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट विरोधी करार देने की कोशिश की जाए, जैसा मैं देख रहा हूं। बहुत जल्दबाजी में हैं जयराम रमेश से लेकर के तमाम लोग, जिन्होंने अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री तक पहुंच गए सीधे। मुझे याद नहीं आ रहा है कि एज चीफ मिनिस्टर भी वो 13.5 साल रहे, एज प्राइम मिनिस्टर भी 10.5 साल से ऊपर, एज प्राइम मिनिस्टर भी उनका कार्यकाल हो गया। उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट पर या गुजरात हाई कोर्ट पर कोई एक भी टिप्पणी की हो? कभी वो टिप्पणी नहीं करते हैं, बल्कि वो हमेशा सम्मान देकर के चलते हैं। और सोशल मीडिया में हम और आप पढ़ते रहते हैं कि कौन जो है वो मोदी विरोधी सीजेआई आ गया है, और कौन कौन जज जो हैं वो किस किस तरह की धारणा रखते हैं। अंजू जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये पारदीवाला थे ना जिन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी। नुपुर शर्मा के बारे में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कि इनकी वजह से ही पूरे देश में आग लग गई है और ये जो हालात पैदा हुए हैं ये हुई है। यहाँ तक कह दिया था कि उदयपुर में जो दर्जी कन्हैया की गर्दन रेती गई है, उन हालातों के लिए भी जैसे नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। तो भाई, इनको तो गर्दन काटने का शौक है। नुपुर शर्मा का तो चलो एक प्रकरण था वो जिसमें उन्होंने केवल बयान दिया था। इन लोगों ने शिवलिंग के बारे में, महादेव जी के बारे में, भगवान राम के बारे में, जो हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, प्रतीक हैं, जो हमारे रोम रोम में बसे हैं, उनके बारे में क्या क्या टिप्पणी कर रखी है। इन्होंने तो दुर्गा पंडालों से लेकर के मंदिरों तक पर जो है हमले कर रखे हैं। ये तो कहीं भी और किसी भी तरीके से जो है वो तोड़फोड़ कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं और धर्म स्थलों को तोड़ देते हैं। तो ये डबल पैरामीटर क्यों है? दूसरी बात, मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले लेता है सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से पिता पुत्र मूर्तिकारों को काटा गया है, जिस तरीके से खून की नदियां बह रही हैं, वो सारे देश को और दुनिया को दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे है। सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है।
वहां जिस तरीके से सैकड़ों परिवारों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और पड़ोस में मालदा में एक स्कूल में जाकर के शरण लेनी पड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता है। चुनाव के नतीजे आने के बाद 2021 में भी 2024 में भी जो वहां हिंसा हुई आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर रिजल्ट, वो सब दिखाई नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहिबान बड़े आसानी से कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता है, कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, लोग सवाल करते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के अटैक क्यों हो रहे हैं, इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं और चीजें इतनी पेचीदा क्यों हो गई है। मेरा कहना यह है कि ये जो राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये जो पक्षपातपूर्ण फैसले और स्वतः संज्ञान हम देख रहे हैं और पब्लिक देख रही है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सबसे पहले ये कहा कि ये सुपर संसद क्यों बन रही है सुप्रीम कोर्ट जी, या जज साहिबान। ये कौन होते हैं राष्ट्रपति से ये कहने वाले या राष्ट्रपति को निर्देश देने वाले कि 3 महीने में आप विधेयकों पर या तो फैसला करिए, या क्यों फैसला नहीं कर रही या नहीं कर रहे इसका कारण बताइए। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है राष्ट्रपति को निर्देश देने वाला? तो ये सवाल तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति ने उठाए। उपराष्ट्रपति पे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाएंगे, चलाओ, उन पर चलाओ, निशिकांत दुबे पे चलाओ, दिनेश शर्मा पे चलाओ, मनन मिश्रा पे चलाओ, और सोशल मीडिया पर जितने लोग बोल रहे हैं उन पर चलाओ। किस किस पर चलाओगे? बात यह है कि आप आत्म मंथन कब करेंगे। बात यह है कि यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ नोटों के पहाड़ में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट को किसने पावर दे दी कि वो जांच करे किसी केस की? इन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कैसे कर दिया उस पूरे मामले में? जांच का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, जांच का अधिकार पुलिस को है या जांच एजेंसियों को है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, 1 महीने से ज्यादा हो गया उस केस को। केवल इतना किया गया कि उनका ट्रांसफर उठा करके इलाहाबाद कर दिया गया। ये कोई तरीका होता है? एक सामान्य आदमी, एक उद्योगपति या एक नेता, उसके यहां अगर इस तरह के नोटों की गड्डी मिल जाती तो अब तक तो नप गया होता। जुडिशियरी का कोई काली भेड़ मिल जाए तो आप उस पर पर्दा डालेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, ठंडे बस्ते में डालेंगे। दूसरा कोई मिल जाएगा तो गर्दन नाप देंगे। तो ये सारे सवाल हैं जिनकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोगों का भरोसा कम हो रहा है, देश के उपराष्ट्रपति को अगर कहना पड़ रहा है सर कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, 3 जजों की कमेटी कैसे बना दी, खुद ही जांच करेंगे, खुद ही जज बना देंगे, इस तरह की बातें ही उपराष्ट्रपति ने कही। उसके बाद ही ये सांसदों की बातें सामने आई हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, ये जो घटनाक्रम है ये किसी बड़ी बात की तरफ इशारा करता है, या यूं ही उठकर उपराष्ट्रपति ने कह दिया, यूं ही उठकर डॉक्टर निशिकांत दुबे बोले, यूं ही मनन मिश्रा ने कह दिया? क्या इन पढ़े लिखे सांसदों को इतना नहीं पता कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे, सीजीआई के खिलाफ बोलेंगे, तो उनके खिलाफ अवमानना का केस बनेगा ही बनेगा? वो सब कुछ जानते हुए बोल रहे हैं क्योंकि पानी सर के ऊपर चला गया है। 2-3 चीजें हैं आपके इस सवाल में। देखिए, मेरा 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है, 3-4 अलग अलग अखबारों में काम किया, 3 अखबारों में संपादक की भूमिका मेरा। हम लोग जब एडिटोरियल लिखते थे तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करते हुए 10 बार सोचते थे कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा संस्थान है जिसका सम्मान बना रहना चाहिए। तो आज अगर हम बैठ करके चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोगों का वो संयम भरा आचरण जिम्मेदार है, जो ये उम्मीद कर रहा था कि चलो
1 2 3 4 जज आ गए होंगे ऐसे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या जिनकी विचारधारा कुछ अलग है। लेकिन जब लगातार इस तरह की चीजें होती हैं तब आदमी का संयम चूक जाता है। कब तक आदमी इन चीजों को मूक दर्शक बन करके देखता रहेगा? और एक तरफ से आप पूरी तरीके से आंख बंद करके बैठ जाएं और दूसरे में अति सक्रियता दिखाएं। जो सवाल खड़े किए हैं ना उपराष्ट्रपति जी ने और इन निशिकांत दुबे ने खास तौर से, कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज ही बनाएंगे तो फिर संसद को और विधानसभाओं में ताला लगा दो, जरूरत क्या है? भाई आपने कानून बना दिया ना, आपने राष्ट्रपति को निर्देश देकर के कानून तो बना दिया। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो अध्यादेश ला करके इसको निषेध करे। और जो तुरंत तमिलनाडु की सरकार ने 10 विधेयकों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उनको निषेध करे। बिल्कुल, क्योंकि ये इतना रॉन्ग जो है एक पैटर्न शुरू हो जाएगा कि हर राज्य सरकार जो है वो राज्यपाल को और राष्ट्रपति को ओवर रूल करेगी और अपने कानून जो है वो अधिसूचित कर देगी। दूसरी बात जो आपने कही, निशिकांत दुबे ने क्या अपने मन से कर दिया या कुछ चल रहा है, कोई प्लानिंग है, क्या है? देखिए तमाम तरह की चर्चा है और ये सब सोशल मीडिया में ज्यादा चर्चाएं हैं। ऑथेंटिक तौर पर इस तरह की चीजों की ना तो कोई पुष्टि करता है ना कोई खंडन करता है। लेकिन निशिकांत दुबे के बारे में हम सब जानते हैं। निशिकांत दुबे एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे तेज तर्रार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक ऐसे मार्स लीडर हैं जिनको सब पसंद करते हैं और ये ऐसे विरले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से हैं जो 2014 की नरेंद्र मोदी की आंधी में जीत करके नहीं आए थे। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वेव थी जिसमें वो 115-117 सीटों पर सिमट गई थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का एक फैसला ले लिया गया था, तब भी निशिकांत दुबे पहली बार झारखंड से जीत करके आ गए थे। 2009 में जब कांग्रेस की हवा दिखाई दे रही थी तब भी जीत करके आए थे। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला चुनाव 2014 में हुआ है, तो 2009 में जीते, 2014 में, 2019 में, 2024 में। और इतनी तैयारी के साथ आते हैं, इतने तथ्यों के साथ आते हैं, कानून की किताब लेकर के आते हैं, पार्लियामेंट की जो कार्यवाही पुस्तिका है उसको लेकर के आते हैं और तथ्यों के साथ चीजों को पेश करते हैं। जब भी निशिकांत दुबे कोई बयान देते हैं, माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके दिशा निर्देशों में और उसकी जो स्ट्रेटेजी है आगे के लिए, उसके तहत ही बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और वो अकेले नहीं बोले हैं अंजू जी, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। देखिए शुरुआत किसने की है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने। और याद रखिए, जब जब धनखड़ साहब बोले हैं किसी विषय पर, उस पर बाद में कुछ ना कुछ हुआ है, उस पर बाद में कुछ ना कुछ हुआ है सरकार के स्तर पर। नंबर 2, निशिकांत दुबे जिनको विश्वास पात्र माना जाता है होम मिनिस्टर का भी और प्रधानमंत्री का भी। नंबर 3, प्रयागराज से आने वाले दिनेश शर्मा जो कभी हमने बोलते हुए देखे ही नहीं, वो बोले हैं इस विषय पे। और नंबर 4, मनन मिश्रा। मनन मिश्रा कोई एवे ही नहीं है, अरे गहरे नहीं है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। ये बयान किसी को भी हल्के में नहीं लेने चाहिए। यानी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच रही है, कोई रणनीति बना रही है और बैलेंस बनाने के लिए ये सब किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं जो जेपी नड्डा का बाद में खंडन आ गया, कहा कि साहब पार्टी तो बड़ा सम्मान करती है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का, हम तो संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, पार्टी का इनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, हमने कहा है कि भाई आगे से ऐसे बयान ना दें। लेकिन
उन्होंने जहां तक मैसेज भेजना था भेज दिया, और जो संदेश और संकेत मिलने थे सरकार के स्तर पर वो भी सबको मिल चुके हैं कि सरकार मूक दर्शक बन करके नहीं बैठेगी। सर, एक इकोसिस्टम है, क्योंकि ये डायलॉग हमने बहुत बार सुना है कि सरकार तुम्हारी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जहां पर ये बात साबित होती रही है। और अभी हम निशिकांत दुबे जी की बात करें, आप याद कीजिए, उन्होंने तो अभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को भी घेरा है, क्योंकि कुरैशी ने भी स्टेटमेंट दिया कि सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए वक्फ कानून लेकर आई है। तो उन्होंने तो कहा कि आप तो मुसलमानों के कमिश्नर रहे हैं, संथाल जो जगह है झारखंड में, वहां पर आपके टेन्योर के दौरान ही सबसे ज्यादा घुसपैठी जो बांग्लादेशी है उनके वोटर लिस्ट में उनके नाम आए हैं। और वो पूरी, सर हम सब जानते हैं, जैसे आपने भी कहा कि वो पूरी तहकीकात से तथ्यों के साथ बोलते हैं सदन में। तो अभी जो बोल रहे हैं वो कोई बिना मतलब के तो होगा नहीं, तो सबको समझ में आ ही जाना चाहिए। जिन एस.वाई. कुरैशी का आप नाम ले रही हैं, ये हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी रहे और एक समय ओम प्रकाश चौटाला के बड़े मुंह लगे थे, और उनकी संतानें तो जिस तरीके से काम करती थी, खासतौर से अभय चौटाला, वो सब, तो उनके साथ भी इनका एक बार पंगा हुआ था। बहरहाल एस.वाई. कुरैशी भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अंजू जी, ये तो आप जानती हैं ना, उसी इकोसिस्टम का ये हिस्सा है जो इकोसिस्टम इस समय पेशबंदी करने की कोशिश कर रहा है। अटॉर्नी जनरल को प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं, चिट्ठी लिखी जा रही है, जी परमिशन दीजिए इनके खिलाफ, निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद स्वतः संज्ञान लेने में माहिर है, वो लें, अटॉर्नी जनरल की परमिशन की जरूरत क्या है। और ये पूरा जितना भी ये जिसको आप इकोसिस्टम कह रहे हैं, ये तो ठीक है, ये गैंगअप कर जाते हैं और हुआ की आवाजें लगाने लगते हैं, क्योंकि ये इतने हताश निराश हो चुके हैं, इतने कुंठित हो चुके हैं, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। हर बार ये कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा लेकर के आते हैं जिस पर समवेत स्वर में सब एक साथ बोलना शुरू करते हैं ताकि एक माहौल बन जाए सरकार के खिलाफ। लेकिन चूंकि सच सच होता है और झूठ के कोई पाव नहीं होते, इसलिए वो ढें हो जाते हैं। और इसी पूरे ये जो कहा जाता है, अभी आपने कहा कि ये कहते हैं कि सरकार मोदी जी की है लेकिन सिस्टम तो हमारा ही है, तो उसी सिस्टम ने अभी क्या किया है राउज एवेन्यू कोर्ट में माँ बेटा के खिलाफ, उसी सिस्टम ने आरोप पत्र दाखिल किया है ना। और उसी सिस्टम की वजह से, जिसको ये अपना बताते हैं, नेशनल हेरल्ड की 661 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है ना, दिल्ली की, लखनऊ की और मुंबई की। तो आप ये वहम पाले रहिए कि साहब सिस्टम हमारा है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट जो सक्रियता दिखा रहा है वक्फ संशोधन अधिनियम पर, यह सक्रियता कोई पहली बार दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने? 370 पर भी दिखाई, 35A पर भी दिखाई, CAA पर भी दिखाई। ऐसे कई अवसर आ चुके हैं जब इन्होंने अति सक्रियता दिखाई थी और इतना लंबा लंबा सुनवाई की है, लाइन लगा करके सुनवाई करते थे रोजाना। पब्लिक इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है कि इन चीजों के लिए आपके पास बहुत टाइम है, बल्कि टाइम ही टाइम है। लेकिन ये जो 5 करोड़ मुकदमों के ढेर लगे हुए हैं निचली अदालतों से लेकर के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और जहां लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तारीखें नहीं मिल रही, उन मुकदमों को निपटाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई न्यायिक सुधारों की अति आवश्यकता है। इस समय टॉप प्रायोरिटी पर 2015 में मोदी सरकार लाई थी ना न्यायिक सुधार के लिए एक कानून, जिसको इन्होंने खारिज कर दिया था इन्होंने। कोई सुनवाई भी नहीं, और ये नहीं बताया कि क्यों खारिज किया है।
भारत के अलावा पूरी दुनिया में किसी देश में कॉलेजियम सिस्टम है क्या? जो न्यायिक अधिकारी हैं, जस्टिस हैं, जजेस साहिबान हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग, उनकी सेवा शर्तें सारे देशों में कैसे होती हैं, तो भारत में ही कॉलेजियम सिस्टम क्यों है? खानदानशाही चल रही है यहां भी, तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? सबकी आप मुंह बंद कर देंगे, टेप चिपका देंगे, फिर काहे का लोकतंत्र है? फिर काहे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो कब तक आप लोगों को डरा करके रखेंगे? सर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कोई है जो ऐसी पोएमें डालते हैं सोशल मीडिया पर, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कुछ लोग इससे नाराज हुए तो होने दो, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। बाकियों के मुंह तो बंद कर देते तुरंत, उनके मामले में तो उनको सजा भी सुना दी जाती है। लेकिन सर, ममता बनर्जी या बंगाल के मामले में आप याद कीजिए, मणिपुर में हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय 6 जज, याद है ना, अभी हाल ही में दौरा करने गए थे, विक्टिम से मिलने के लिए गए थे, जब राष्ट्रपति शासन लग चुका था, हालात सामान्य हो रहे थे, तो सिटिंग 6 जज वहां पहुंच गए थे। ये उठकर बंगाल क्यों नहीं जाते सर, सुओ मोटो ले और वहां भी जाकर जरा देख कर आए कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है। अकेले मणिपुर नहीं, अरुणाचल भी गए, और दोनों ही संवेदनशील स्टेट हैं। तो पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जाते भाई? पश्चिम बंगाल भी हो आते। अब तो मौका है, मुर्शिदाबाद और मालदा हो आइए। अभी तो मालदा में उस स्कूल में बहुत सारे परिवार रहने के लिए अभिशप्त हैं, और मैं तो उसका एक लड़की, वो अर्चना तिवारी, उसके वीडियो देख रहा था। उसने कश्मीर पर भी बहुत शानदार रिपोर्टिंग की थी, और वो अभी वहां पर है। उसका कहना ये है कि हम लोगों को, जो दिल्ली से पत्रकार आए हैं, दिल्ली छोड़िए जो कलकत्ता से भी पहुंचे हैं, वो भी, उनको उन परिवारों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा, मिलने की मनाही है। तो मीडिया के साथ ये व्यवहार आपका है कि आप पीड़ितों के साथ मीडिया को मिलने नहीं देंगे, डरा धमका करके दूर भगा देंगे आप। और जो मैंने जिक्र किया था अभी के पिता पुत्र मूर्तिकारों को की जिस निर्ममता से हत्या की गई है, जिस तरीके से उनको काटा गया, ऐसे दृश्य मैंने तो साहब इधर के वर्षों में बिल्कुल भी नहीं देखे। कसाईयों की तरह आप आदमी को आदमी ना समझ करके, जिस तरह आप जानवरों को मारते होंगे खाने के लिए, उस तरीके से आप मार रहे हैं। और इतने दर्दनाक, इतने विभत्स, इतने घृणित कृत्य की तरफ से आप आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। आप दौरे करने की बात कर रहे हैं, स्वतः संज्ञान तक लेने को तैयार नहीं है। और यही तो कहा है निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे की केवल एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, जो उन्होंने कहा है कि सीजेआई संजीव खन्ना देश को गृह युद्ध के कगार पर ले गए हैं और वो गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। कोई भी संवैधानिक संस्था का जो प्रमुख बैठा हुआ है वो कभी ये नहीं चाहेगा। लेकिन जो फैसले हैं, जो सेलेक्टिव तौर पर ये मामलों में दिशा निर्देश देते हैं, टिप्पणियां करते हैं, और अति सक्रियता उनकी दिखाई देती है, उसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं कि कुछ मसलों को लेकर के आप चुप्पी साध जाएंगे और कुछ मसलों पर आप बयानबाजी करेंगे। वैसे जब ये फैसले लिखते हैं किसी मामले की सुनवाई करते हुए, फैसलों में वो टिप्पणियां दर्ज नहीं करते हैं जो ये मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए टिप्पणियां करते हैं। सर, नूपुर के मामले में यही हुआ था, नूपुर शर्मा के मामले में यही तो था। इतना कुछ कहा था पारदीवाला जी ने भी और सूर्यकांत जी ने भी, इन्होंने तो टिप्पणियां की थी ना। और क्या हुआ था? बाद में कुछ भी नहीं था जब वो फैसला आया था। ऑर्डर में कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ बयानबाजी करने के लिए। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये विरोधी दलों को फायदा पहुंचा रहे हैं इस तरह की टिप्पणियां करके। और जो सत्तारूढ़ हैं, चाहे केंद्र में मोदी सरकार है या राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के नेतृत्व में सरकारें, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। जी
सर ममता बनर्जी ने जैसे कि सीधे सीधे बीएसएफ पर आरोप लगा दिया कि जितना कुछ हो रहा है मालदा या मुर्शिदाबाद में बीएसएफ से करवाया है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने। सर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी हमला बोल रही है, आरोप लगा रही है बिना सिर पैर के। तो आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को भी फ्रंट फुट पर आकर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, या इस बात को लेकर केंद्र सरकार हमेशा चिंतित रहेगी कि नहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा वगैरह वगैरह। अब तो इससे पार पाना चाहिए। देखिए, सवाल उठ रहे हैं और पहले भी उठे हैं, पहले भी हिंसा हुई है, पहले भी राज्यपाल के दौरे हुए हैं। जगदीप धनखड़ साहब भी जब राज्यपाल थे तो वो गए थे 2021 में, आफ्टर रिजल्ट जब हिंसा हुई थी, पीड़ितों से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने भी राष्ट्रपति को, होम मिनिस्ट्री को सिफारिशें भेजी थी, उनके भी चिट्ठी पत्री आई थी, रिपोर्ट भेजी गई थी। अभी सीवी आनंद बोस जो राज्यपाल हैं वो भी मालदा और मुर्शिदाबाद होकर के आए हैं। उनका भी कहना है कि मैं एक सिफारिश भेजने वाला हूं केंद्र सरकार को। मुझे लगता नहीं है जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक का है मोदी जी का, उनकी सरकार का, कि वो 356 का यूज करेंगे, लेकिन 355 का कर लीजिए, बाउंड करिए सरकार को। और बहुत सारे इलाकों में जहां जरूरत है वहां केंद्रीय बलों की तैनाती करिए। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने ये कहा है कि इस बार जब बंगाल में चुनाव होगा तो वो सब नहीं करने दिया जाएगा जो 2021 में हुआ है या 2015 में हुआ है या 2014-19 में हुआ है और 2024 में हुआ है। तो देखते हैं, लेटेस्ट। सर और दूसरी तरफ एक तो पश्चिम बंगाल के हालात हम सब जानते हैं, कैसे ममता बनर्जी कैसे टीका टिप्पणियां करती हैं। और फिर आप एमके स्टालिन को देख लीजिए, वो कहते हैं कि तमिलनाडु कभी भी दिल्ली के अंडर नहीं रहेगा। अभी आपने 10 कानूनों की बात की ना, जिसका नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना, लेकिन वो ये जो टिप्पणी है कि तमिलनाडु दिल्ली के अंडर नहीं रहेगा, सर ये क्या मतलब हुआ? नहीं, दिल्ली किसी को अपने अंडर में रखना भी नहीं चाहती है और रखने की शायद दिल्ली की नीयत भी नहीं है। और क्यों दिल्ली किसी को अपने अंडर में रखना चाहेगी? हाँ, ऐसी बातें करके वो तमिलनाडु में एक पूरा वर्ग है जो उनका वोट बैंक है, उसको कुछ मैसेज देने की कोशिश करते रहते हैं। और ये कोई पहला राज्य नहीं है, पहला मुख्यमंत्री नहीं है जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। एक दौर में याद करिए, पंजाब में भी कुछ इस तरह की बातें कही जाती थी, केरल में भी कही जाती थी, इस तरह की चीजें पश्चिम बंगाल में भी कही गई हैं। कुछ दूसरे जो विरोधी दलों के रोल्ड स्टेट रहे हैं वहां भी ये बातें कही गई हैं। तो ठीक है, अगर वो स्वांत सुखाए के लिए इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं तो करिए। अगर आपको कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन देश की एकता, अखंडता और जो देश की संप्रभुता, उसको जब आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो ना केंद्र शांत बैठेगा और ना ही बैठना चाहिए। और बहुत तीखी टिप्पणियां इस तरह की जो भी पोस्चरिंग होती है स्टेट्स के हेड की, जब उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जाती है तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया हम और आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आती हैं। लेकिन ये प्रतिक्रिया केवल सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, ये प्रतिक्रिया सारे दलों की तरफ से आनी चाहिए कि आप अलगाववाद के बीज क्यों बो रहे हैं, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, लोगों को भड़का क्यों रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी तो एक समय में यही बयानबाजी होती थी, फारूक अब्दुल्ला परिवार की तरफ से भी, महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी। तो ये कोई नई बात है नहीं। कुछ लोग हैं जिनको ये गलतफहमी है कि जब इस तरह की भाषा बोलेंगे तो हमारा जो वोटर है वो यूनाइट होगा और उसको ध्रुवीकृत करने में हमें आसानी हो जाएगी। सर सारा वोट बैंक का ही खेल है, अपने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स नेता देते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि डॉक्टर निशिकांत दुबे का जो मामला है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। वो जो चिट्ठी लिखी गई है अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई करने के लिए, वो मामला क्या करवट लेता है,
आपने सर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।